हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम अपने लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर्स के लिए करा है 3 या 4 वीडियोस में हम क्या करते थे, एमसीक्यूज डिवाइड करके 2 पार्ट्स में अराउंड 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं हर चैप्टर के लिए, फिर असर्शन, रीजन एंड केस स्टडी क्वेश्चंस। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो जिसमें हम फर्स्ट 25-26 एमसीक्यूज कर रहे होंगे। टोटल यहाँ पे भी अराउंड 50 प्लस एमसीक्यूज मेरे पास है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट फॉर अ डबल इंक्लाइंड प्लेन दैट आर स्मूथ व्हेन अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन वन ऑफ द प्लेन्स। तो पहली बात तो आपको गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप याद होना चाहिए। तो अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे एनसीईआरटी में उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट वो बना के दिखा रखा है डायग्राम। ऐसा कुछ गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करा था वो ऐसा कुछ उनका सेटअप था। ये 2 इंक्लाइंड प्लेन्स थे। क्या होता है, बॉल को एक इंक्लाइंड प्लेन से रिलीज करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन वन ऑफ द प्लेन्स रोल्स डाउन। तो ये पहला प्लेन है जिससे हम ऊपर से रिलीज कर रहे हैं बॉल को, रोल्स डाउन एंड क्लाइम्स अप द अदर ऑफ द डिक्रीज्ड स्लोप। यहां से वापस ऊपर चढ़ती है बॉल, ठीक है। तो हमको क्या पूछा है, फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज। अब यहाँ पर एक बात क्या ध्यान रखनी है, देखो अगर एक बॉल यहाँ से आई तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि यहाँ पर अगर हम रियल लाइफ सिनेरियो की बात करें तो फ्रिक्शन होती है हर सरफेस पे, कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होती। तो क्योंकि सरफेस पे फ्रिक्शन यदि हो, अगर रियल लाइफ बात करें तो ये बॉल नीचे आई, कुछ वेस्टेज होगी एनर्जी की ड्यू टू फ्रिक्शन। यहाँ अगर एच हाइट से नीचे आई, क्योंकि हाइट मतलब एनर्जी में कुछ वेस्टेज हो रहा है, तो ऑफकोर्स ही बात है जब ये ऊपर जाएगी तो थोड़ी कम हाइट तक जाएगी, सेम हाइट कवर नहीं कर पाएगी क्योंकि कुछ एनर्जी बीच में वेस्ट हो गई। बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो सरफेस है वो स्मूथ है, जो ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन्स है वो स्मूथ है। यदि दोनों इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ हो तो इसका मतलब है कोई भी एनर्जी वेस्टेज नहीं हो रही। तो जितनी एनर्जी इसने ऊपर से नीचे आने में गेन करी उतनी ही सेम एनर्जी ये वापस उतनी ही सेम एनर्जी से ऊपर चढ़ जाएगी। तो इसका मतलब अगर स्मूथ होगा इंक्लाइंड प्लेन तो सेम हाइट तक जाएगी क्योंकि कोई भी एनर्जी वेस्टेज नहीं हो रही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू द इनिशियल हाइट। ऑप्शन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। लॉ ऑफ इनर्शिया को कौन एक्सप्लेन करता था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे तब तक उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। या फिर दूसरी तरीके से इसको कैसे स्टेट कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करता है अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। वही हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ रनिंग बस स्टॉप सडनली और फीट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। हमारे पैर, क्योंकि हमारी जो लेग्स हैं वो क्योंकि कांटेक्ट में होती हैं बस के फ्लोर के साथ तो वो रुक जाती है, बट रेस्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड। ये किसकी वजह से होता है, अगेन इनर्शिया की वजह से। इसीलिए हमने रीजनिंग क्वेश्चन में भी देखा है कि 3 तरह के इनर्शिया होते थे। तो जैसे ही ब्रेक लगता है हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, मतलब जर्क लगता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर द सरफेस, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल। तो बेसिकली ये कह रहे हैं यदि ग्रेविटी खत्म हो जाए, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए तब क्या होगा, तो देखो अगर अभी हम क्या बोलते हैं कि एक वेट है नीचे की तरफ mg, क्योंकि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, इसका एक रिएक्शन फोर्स आता था ऊपर जो कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जो इस फोर्स को, इस वेट को बैलेंस करता था, करेक्ट। तो अगर हम बोल रहे हैं mg फोर्स हट गया, अगर mg फोर्स नहीं लग रहा, अगर अर्थ से ग्रेविटी चली गई तो इसके जो नॉर्मल मतलब जो रिएक्शन आ रहा है इसके रिस्पॉन्स में, जो ऊपर की डायरेक्शन में जो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स लग रहा था वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस एक्शन की वजह से वो आ रहा था वो एक्शन ही नहीं हुआ तो रिएक्शन क्यों आएगा, करेक्ट। तो क्योंकि वो फोर्स भी नहीं आएगा, यानी कि नेट फोर्स 0 एक्ट कर रही, कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जो भी पर्सन खड़ा है सरफेस पे अब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो क्या होगा, वो खड़ा का खड़ा ही रहेगा, द पर्सन विल रिमेन स्टैंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ कार इज स्टेशनरी देयर इज नो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ कार इज स्टेशनरी देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट ड्यूरिंग पिकअप इट एक्सिलरेट्स। ये किस वजह से होता है, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ जब हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तभी कोई भी बॉडी एक्सिलरेट करती है, करेक्ट। तो अगर यहाँ पर पिकअप हो रहा है, पिकअप मतलब जब आपने एक्सिलरेटर दबाया गाड़ी का तो गाड़ी की स्पीड पिकअप होती है, इंक्रीज करती है ग्रेजुअली। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्यों होता है, सिर्फ किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो किस वजह से होगा, ड्यू टू नेट एक्सटर्नल फोर्स, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्मॉलर एंड अ बिगर आयरन बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ स्मॉल हाइट ऑन अ ग्लास पेन प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक बॉल बड़ी थी, एक बॉल छोटी थी, मतलब दोनों का मास अलग अलग है और सेम हाइट से उन दोनों को ही ड्रॉप करा गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 थी और सेम हाइट से, एक स्मॉल हाइट से हम दोनों को ड्रॉप कर रहे हैं। तो हमने बोला है कि सिर्फ बिगर वाली जो बॉल है वही ग्लास पेन को तोड़ पाती है। उसका रीजन क्या है, छोटे वाली बॉल से ग्लास पेन नहीं टूट रहा, क्यों? तो पहली बात तो ये याद रखनी, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है 0, दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करा गया है एंड जब फ्री फॉल होता है हर ऑब्जेक्ट पे इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास एक ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, करेक्ट? मतलब एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास। तो मुझे पता है दोनों का जो भी हाइट है, जो भी फाइनल वेलोसिटी है, सब कुछ आइडेंटिकल होगा क्योंकि मास पे कहीं डिपेंड नहीं कर रही कोई भी चीज, यानी कि दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, करेक्ट? तो अब मुझे ये पता है जो बड़ा मास है, मतलब मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। हमने बोला दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम है, यानी कि v कांस्टेंट हो गया। अगर v कांस्टेंट है तो हम ये बोल सकते हैं मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसका मतलब जो भारी मास है, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, जो भारी बॉल है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, हल्के वाली का मोमेंटम कम होगा, करेक्ट? तो हम उसकी वजह से रीजन क्या होगा, बिगर बॉल क्या करेगी, ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगी, क्योंकि ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है तो इसलिए ग्लास पेन तुरंत से टूट जा रहा है बड़ी बॉल से। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, बिगर बॉल ट्रांसफर्स ग्रेटर मोमेंटम देन स्मॉलर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रॉकेट इज गोइंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेटेड मोशन। उसके अंदर एक बंदा बैठा है जिसको लग रहा है कि उसका वेट 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो डायरेक्ट चीज है, देखो अगर वेट 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, वेट हमेशा हम मास इंटू एक्सेलरेशन से, मतलब m इंटू जी से निकालेंगे। अब क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, जो हमने एलिवेटर वाला केस डिस्कस करा था अपने वन शॉट वीडियो में भी, तो एलिवेटर के अंदर जब भी आप बैठते हो तो हम हमेशा क्या लेते हैं, मतलब वेट निकालने के लिए जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का एक कॉन्सेप्ट हमने समझा था कि जी इफेक्टिव क्या हो रहा था, मान लो अगर ऊपर किसी ए एक्सेलरेशन से जा रही है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी माइनस ए, ठीक है? इस तरीके से यहां पर हम इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, जो हमारा नेट एक्सेलरेशन है या जो हमारा जी इफेक्टिव है वो 5 टाइम्स हो गया होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। इसी रीजन की वजह से उसको ऐसा लग रहा है उस पर्सन को कि उसका वेट भी 5 टाइम्स हो गया है, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो सकता। तो अगर एक्सेलरेशन 5g है, अब आपको टोटल मास गिवन है रॉकेट का प्लस मैन का, आपसे पूछा है टोटल कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी। तो टोटल फोर्स कैसे निकालते हैं, अब m इंटू ए से मैंने निकाल लिया, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 5 इंटू जी, क्योंकि वेट 5 टाइम्स हो गया है, मास मुझे गिवन है। तो आंसर कैसे आएगा, फोर्स कितनी आएगी 1 इंटू 10⁻⁴ kg इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? तो आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁵ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब्ड एज। तो ये कुछ अब हमें को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सिमिलर लग रहा है। सेकंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, करेक्ट? इस इक्वेशन को अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करोगे तो क्या हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो 2g के बराबर होना चाहिए। बहुत कॉमन मिस्टेक क्या होगी, हम बोल देंगे एक्सेलरेशन g है, बट जब आप इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो एक हाफ मिसिंग है यहाँ से, या अगर ये हाफ gt स्क्वायर होता तो हम बोल सकते थे, बट क्योंकि खाली gt स्क्वायर लिखा है तो जब आप इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपका एक्सेलरेशन 2g आएगा। आपसे फोर्स पूछी है, एक्सेलरेशन 2g है तो फोर्स कितनी हो जाएगी m इंटू 2g, तो 2mg। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुलेट ऑफ मास, मास गिवन है बुलेट का, मूविंग विद, ये क्या हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से बुलेट मूव कर रहा था, एंटर्स हेवी वुडन ब्लॉक स्टॉप्ड। स्टॉप्ड का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, कितने सेकंड के बाद स्टॉप हुआ है 3 सेकंड के बाद, तो t की वैल्यू 3 सेकंड है। हमसे पूछा है एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स कैसे निकलता है, अगेन m इंटू ए से। मास गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं पता, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं v माइनस यू बाई टी से, तो v माइनस यू बाई टी, v 0 है, माइनस u 90 है और t कितना है 3, तो कितना आया -30। माइनस क्यों आ रहा है, रेजिस्टिव फोर्स है क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है, रेजिस्ट कर रही है फोर्स, तो एक्सेलरेशन आया -30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास कितना गिवन था 0.04, तो 0.04 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.4, तो 3 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा 1.2 न्यूटन, तो ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 6 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सो दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 3 to 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 3 थी, फाइनल वेलोसिटी 5 हो गई, मास गिवन है, क्या पूछा है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू, एम अगर कॉमन ले लोगे तो एम इंटू वी माइनस यू, वी माइनस यू कितना है 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी में चेंज कितना है 2 का मास कितना है 6, तो 6 इंटू 2 12 न्यूटन सेकंड हो जाएगा मेरा आंसर, 10th का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में क्या बोला है, मीटर स्केल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या इंप्लाई हम कर सकते हैं इससे, क्या बोला है, फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज 0। देखो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो मुझे पता है F इज इक्वल टू, कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, F इज इक्वल टू dp बाई dt, डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, या फिर F इज इक्वल टू ma, वो भी इसी से आता है क्योंकि, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dp बाई dt 0 होना चाहिए, dp बाई dt अगर 0 है तो मतलब फोर्स 0 होगा, तो फोर्स तो 0 है, ठीक है। अब टॉर्क की बात आती है, तो टॉर्क अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, टॉर्क अभी हम रोटेशन वाले चैप्टर में देखेंगे, आप पढ़ोगे बाद में। टॉर्क बेसिकली होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी के लिए बस ये याद रखना है। तो हम बोल कह सकते हैं अगर फोर्स 0 है, सारे पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट के कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, क्योंकि सारे पार्टिकल्स कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं तो टॉर्क भी नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऊपर बोला है कि बट टॉर्क कैन एक्ट, तो टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि टॉर्क भी 0 है और फोर्स भी 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाइल लॉन्चिंग अ सैटेलाइट ऑफ मास 10 raised to the power 4, फोर्स आपको गिवन है, इतना फोर्स अप्लाई करा है, कितने टाइम के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए। क्या पूछा है, वेलोसिटी अटेंड पूछी है, 20 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे पता है इंपल्स किसके इक्वल होता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम पता है, इंपल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के, करेक्ट। इंपल्स कैसे निकाल सकते हैं, एफ डेल्टा टी से, एफ डेल्टा टी विल बी इक्वल टू एम वी माइनस यू, डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिकॉज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एंड इंपल्स इज ऑल्सो इक्वल टू एफ डेल्टा टी। तो देखो फोर्स गिवन है 5 इंटू 10 raised to the power 5, डेल्टा टी गिवन है 20 सेकंड्स में पूरा काम हुआ है, मास गिवन है 10 की पावर 4, और आपको क्या बोला है, लॉन्च कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी v ले लो, v की वैल्यू आपको निकालनी है, तो v डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 100, तो यानी कि 1000 मीटर पर सेकंड आई वेलोसिटी, किलोमीटर पर सेकंड में तो 1000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करो 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोमेंटम आपको गिवन है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, फोर्स पूछिए, तो डायरेक्ट पता है F इज इक्वल टू dp बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, 3 2 60, कितने टाइम पे पूछा है, 3 सेकंड पे, तो t की जगह 3 लिखो, तो 6 3 18 न्यूटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास, मास गिवन है बुलेट का, वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। क्या पूछा है, मैन होल्डिंग कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन, यानी कि ये टोटल फोर्स है, कितने बुलेट हम फायर कर सकते हैं। अगेन F इज इक्वल्स टू dp बाई dt होता है, टोटल फोर्स गिवन है, यानी कि टोटल मान लो n नंबर ऑफ बुलेट्स आप फायर कर सकते हो, तो क्या करोगे, इसको n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि एक बुलेट पे dp बाई dt फोर्स लगाया, n बुलेट्स पे टोटल इनटू n, तो और टोटल फोर्स कितनी थी, यहाँ पे टोटल फोर्स गिवन है 144, तो टोटल फोर्स 144 है। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बुलेट की, 1200 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो मास कितना है 40 ग्राम्स, 40 ग्राम्स को चेंज करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब यूनिट देखो कन्वर्ट करनी आनी चाहिए और उसके साथ हमको कंफर्टेबल रहना है, ठीक है। तो फॉर्मूला वैसे क्या यूज होगा, m इंटू वी माइनस यू बाय डेल्टा टी इंटू एन, ठीक है, n नंबर ऑफ बुलेट्स फायर कर सकते हैं। तो इसमें बस वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, देखो 144 फोर्स थी, n मुझे निकालना है, मास गिवन है 0.04 केजी में रखना मास, वरना गलत आएगा आंसर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v कितना है 1200 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में हुआ है पूरी चीज, टाइम गिवन नहीं है, तो हमसे क्या पूछा है, फायर्ड पर सेकंड, तो हम ले लेंगे कि 1 सेकंड टाइम इंटरवल में क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो ये कितना आया 12 4 48, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 144 बाय 48, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 3।
ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्रिकेट बॉल ऑफ मास गिवन है, क्रिकेट बॉल का इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम निकालना है, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, एम वी माइनस यू करना है, वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो वेक्टर फॉर्म में वी माइनस यू कर दो, तो वी कितना है -3i माइनस 4j, माइनस पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, और यू कितना है 3i प्लस 4j, तो v माइनस यू जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी -6i माइनस 8j, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास कितना था 150 ग्राम्स, तो 0.15 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 0.015 नहीं 0.15, क्योंकि हमें हमेशा केजी में मास रखना है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.9i माइनस 0.9i माइनस 1.2j, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है, चेंज इन मोमेंटम हमको निकालना है, तो सीधी सादी बात है क्या, फोर्स टाइम ग्राफ F इंटू डेल्टा टी, फोर्स टाइम ग्राफ मुझे क्या देता है, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ विल गिव मी इम्पल्स, एंड अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मुझे चेंज इन मोमेंटम ही निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कितने सेकंड्स में निकालना है, 0 से 8 सेकंड के इंटरवल में, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाल लेंगे, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ फ्रॉम 0 to 8 सेकंड्स, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। एरिया देख लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कटा, ये ट्राइंगल का एरिया कितना आया 6, ये क्या है इसमें 3 और ये रेक्टेंगल बन रहा है 2 इंटू 3 6, बट ये नीचे है तो -6 होगा एरिया, और ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया 4, ये लेंथ हो गई 4 और ये हो गया 3, तो 4 3 जा 12, 6 टोटल एरिया कितना हो गया 6 माइनस 6 प्लस 12, तो कितना हो गया 12 न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, एरिया को हमेशा याद रखना है, साइन के साथ रखना है, क्योंकि सारी वेक्टर क्वांटिटीज जब भी आप कैलकुलेट करते हो तो एरिया को साइन के साथ रखना है, प्लस या माइनस, स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्टिकल, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, हल्का सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, ऑल्दो ज्यादा मुश्किल है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है m मास का, ठीक है, d0 पे फोर्स गिवन है, देखो डायरेक्टली मुझे पता है F इज इक्वल टू dp बाई dt होता है, अगर मैं यहां से dp को एक साइड लिखूं तो dp विल बी इक्वल टू f dt, ठीक है, और फोर्स कितना है k इंटू टी, 0 टाइम पे हमें पता है कितना kt फोर्स एक्ट कर रहा था, सेम डायरेक्शन में मूविंग इन द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल कैपिटल T, मोमेंटम में कितना चेंज आया p से 3p, आपको कैपिटल T की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करोगे, अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, ठीक है, लिमिट में इंटीग्रेशन करना है, मोमेंटम का चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, p से 3p तक, कितने टाइम में, 0 से कैपिटल T में, और फोर्स कितना था, F की जगह क्या रख दोगे, k इंटू टी, वेयर k इज अ कांस्टेंट, तो इधर मोमेंटम को इंटीग्रेट करोगे तो dp का इंटीग्रेशन p कहां से कहां तक, 3p से p तक, तो 3p माइनस p डायरेक्ट 2p आ जाएगा, k बाहर आ गया, t का इंटीग्रेशन करोगे तो t स्क्वायर बाय 2 कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल T तक, तो डायरेक्ट लिख दूं t स्क्वायर बाय 2, ठीक है, तो आपका 2 2 जा 4 p बाय k इज इक्वल टू टी स्क्वायर, t कितना आया 2 रूट p बाय k, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स है 50 न्यूटन, अप्लाइड टू अ बॉडी, मास गिवन है आपको, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u 15 मीटर पर सेकंड, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, t आपसे पूछा है, अगेन f इज इक्वल्स टू dp बाई dt, ठीक है, f इज इक्वल्स टू डेल्टा mv बाय डेल्टा t, टाइम आपसे पूछा है तो डेल्टा t कैसे निकलेगा, डेल्टा mv, v 0 है, डेल्टा p लिख लो इसको, mv माइनस mu, v 0 है तो माइनस m इंटू u 15 है, बाय कितना हो जाएगा हमारा, 4 से डिवाइड करना है 50, तो 0 से 0 कटा, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, कितने सेकंड लगेंगे, 6 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन 19 में, बैट्समैन हिट्स बैक एट बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड उतनी ही रही, इफ द मास ऑफ द बॉल, मास गिवन है बॉल का, कितना इम्पल्स बॉल को इम्पार्ट हुआ है ये मुझे निकालना है, इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हो 0.15 इंटू 12, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम निकाल सकते हो, वो भी कितना होगा 0.15 इंटू 12, बट एक अब ये नहीं बोलना है कि 0 हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, क्यों, इनिशियल मोमेंटम जब बॉल को मारा तो इस साइड में था, जब बॉल वापस आई तो इस साइड में था, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, इनिशियल और फाइनल की, तो अपोजिट डायरेक्शन है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की, तो जब आप चेंज लोगे तो चेंज कितना हो जाएगा, ट्वाइस,
ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम टोटल कितना हो जाएगा, पॉइंट, ये कितना आएगा 0.15 इंटू 12 आ जाएगा आपका 1.8। इसको कैलकुलेट करके देख लेना। तो इनिशियल मोमेंटम 1.8 इस डायरेक्शन में है, फाइनल इस डायरेक्शन में है। तो जब आप चेंज लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो टोटल चेंज कितना आएगा 1.8 इंटू 2 यानी कि 3.6। टोटल चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इम्पल्स के, अकॉर्डिंग टू इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आंसर क्या हो जाएगा 3.6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, 20 कह रहा है अगेन फोर्स टाइम ग्राफ गिवन है आपको क्या पूछा है, लीनियर मोमेंटम गेन्ड इन 4 सेकंड्स। आपको क्या गिवन है कि बॉडी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। तो अभी हमने क्या देखा, सिमिलर 16th क्वेश्चन में एफटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि एफटी ग्राफ का एरिया इंपल्स देता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो एरिया निकालो, ये सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ पे है 2, सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर 4/2, तो 2 2 जा 4, -2 पाई। इधर एरिया कितना आएगा, इधर भी रेडियस 2 है और आपका एरिया कितना हो जाएगा सेमी सर्कल का, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई इंटू 4/2, तो 2 2 जा 4। इधर -2 पाई और उधर +2 पाई। ठीक है। तो टोटल मोमेंटम कितना आया, अच्छा आपसे पूछा कितने सेकंड्स में है, सिर्फ 0 से 4 सेकंड्स में। अगर 0 से 8 सेकंड में पूछा होता तो टोटल चेंज इन मोमेंटम 0 हो जाता, बट हमसे कहां से कहां तक पूछा है, ओनली इन 4 सेकंड्स। तो यहां तक का एरिया लेंगे, कितना आया चेंज इन मोमेंटम 2 पाई। तो 2 पाई इज इक्वल टू, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 2 पाई। आपसे क्या पूछा है, लीनियर मोमेंटम गेन्ड इन 4 सेकंड्स। इनिशियल मोमेंटम 0 था तो mv - 0, तो mv डायरेक्ट कितना आ गया 2 पाई। तो ऑप्शन सी विल बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 21 में, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन व्हिच सजेस्ट दैट। हमें पता है हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, इसीलिए जो भी उनका नेट फोर्स है वो कभी 0 नहीं होता। अगर सेम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते तो बैलेंस आउट कर देते, बट हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे काम करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बट कभी भी जल्दी में जो सही ऑप्शन मिले उसको टिक मत कर देना, क्योंकि देखो नीचे डी ऑप्शन गिवन है बोथ ए एंड सी, तो वो ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है। तो ए करेक्ट है। बी में क्या बोला, कैंसिल ईच अदर, ये करेक्ट नहीं है। सी में क्या बोला है, सो दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही आया, ऑप्शन नंबर डी। तो जल्दी जल्दी में ए को टिक मत कर देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनिशियली स्टेशनरी डिवाइस लाइंग ऑन फ्रिक्शनलेस फ्लोर एक्सप्लोड हुई 2 पार्ट्स में, 2 पीसेस में। तो एक्सप्लोड वाला यहाँ पे इसका मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोजन हुआ। ऐसा तो नहीं है किसी ने बंदे ने जाकर उस पर फोर्स एक्सर्ट करी और फिर वो फटा, आराम से रेस्ट पे पड़ा हुआ था, जैसे एक बॉम्ब ब्लास्ट है। ठीक है, मान लो बॉम्ब फट रहा है, तो बॉम्ब रखा था आपने, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से ब्लास्ट हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो आपको बोला क्या है, वन पीस इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अदर पीस कहां जाना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम 0 था, यानी कि फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। यानी कि अगर एक मास तो टोटल, ठीक है, मास अलग अलग मासेस में डिवाइड हो गए, बट टोटल मोमेंटम 0 कब होगा, जब अगर एक पीस पॉजिटिव एक्स में गया तो दूसरे पीस को अपोजिट डायरेक्शन जाना पड़ेगा उसको बैलेंस आउट करने के लिए मोमेंटम को, तभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब 0 होएगा फाइनल वाला। तो इसका मतलब दूसरे पीस को कहां जाना चाहिए, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेल का मास गिवन है 200 ग्राम, गन का मास गिवन है, मजल स्पीड आपको गिवन है शेल की 80 मीटर पर सेकंड, रिकॉयल स्पीड निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। मुझे पता है इनिशियली गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट पे थे, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू, मान लो गन का मास कितना है, बुलेट का मास कितना है 200 ग्राम, तो 0.2 कितने से फायर हुई है, 80 मीटर पर सेकंड से, प्लस गन का मास कितना है 100 kg, और मान लो गन की वेलोसिटी है v मुझे निकालना है। तो हम ये बोल सकते हैं -100v इज इक्वल टू 8 2 16 v इज इक्वल टू 16 बाय -100। ठीक है, यानी कि 0.16 आई रिकॉयल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर ऑप्शन देखो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 16 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो वो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये रिकॉयल वेलोसिटी है, उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0 देन पार्टिकल इज। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 तो पार्टिकल रेस्ट पे होगा, हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोला है, द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी हो सकता है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अगर, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है यानी कि फोर्स भी, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ए और बी क्योंकि दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, टू फोर्सेज आर एक्टिंग अपॉन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, फाइंड F3 विच व्हेन एक्ट्स ऑन द बॉडी विल मेक इट स्टेबल। यानी कि जो वेक्टर सम है, वेक्टर सम ऑफ 3 फोर्सेज शुड बी 0। तभी बोल रहे हैं कि बॉडी को स्टेबल कर रहा है, स्टेबल कर रहा है मतलब बैलेंस आउट हो रहे हैं तीनों फोर्सेस। तो कुछ नहीं करना, वेक्टर सम 0 कर दो। तो यानी कि F3 वेक्टर किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। तो माइनस F1 वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस 3i प्लस 4j, माइनस F2 कितना हो जाएगा, माइनस 2i प्लस 3j। तो आंसर कितना आया, माइनस 5i प्लस 7j। माइनस 5i प्लस 7j कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, टू इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग एट अ पॉइंट व्हेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये सिंपल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स एक्ट कर रहे हैं, मान लो उनका मैग्नीट्यूड a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। क्या बोला है, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, 40√3। आपको a की वैल्यू बतानी है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। तो क्या करो, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, इसकी जगह 1/2 रखो, 2 से 2 कटा, ये कितना आया, √3a आ गया। ए स्क्वायर रूट का, ए स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, बाहर ए आ जाएगा, तो √3a इज इक्वल टू 40√3 से √3 कैंसिल हुआ, ए की वैल्यू कितनी आई, 40। तो 40 न्यूटन, ए ऑप्शन विल बी माय आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट अराउंड, मेरे पास अराउंड यहाँ पे टोटल 53 MCQ क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 53 वाले MCQ सॉल्व करेंगे, एंड उसके नेक्स्ट पार्ट में हम असर्शन, रीजन एंड केस स्टडी सॉल्व करेंगे। सो इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।